ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। टिहरी प्रखंड के कोयला स्थान व आसपास के क्षेत्र में मंगलवार को सुबह 10 बजे दिन में ही रात का नजारा नजर आया। मूसलाधार बारिश के साथ लगभग 20 मिनट तक पत्थर का बारिश हुआ, जिसमें रवि एवं आम के फसल को भारी क्षति हुई है। वहीं आम आदमी को गर्मी से राहत मिला है। और तेज बारिश के साथ पत्थर भी गिरा है। किसान को जो गेहूँ अभी काटने वाला था और गेहूँ के बहुत आदमी काट के पसारे हुआ है, उसके तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। बहुत किसान रो रहा है, बहुत किसान के दुखी हो चुका है। और बारिश भी नहीं हो रहा था बहुत दिनों से, इससे क्या फायदा हुआ? नहीं, अभी तो कुछ फायदा नहीं हुआ। किसान के हक में अभी कुछ फायदा नहीं हुआ। किसान मारा गया इसमें वर्षा से, और बहुत बड़ा बड़ा पत्थर गिरा है यहाँ, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर गिरा है। कितना देर हुआ पत्थर का बारिश? लगभग आधा घंटा हुआ है, और बहुत पत्थर गिरा। बहुत, हम लोगों के अभी 30 बरस 35 बरस उम्र हो गया, इतना बड़ा पत्थर हम लोग देखे हुए नहीं थे, और इतना पत्थर जो गिरा है उतना भी नहीं देखे हुए थे। क्या नाम हुआ? राम बिराजी यादव, कोयला स्थान। मधुबनी संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार ईश्वरवती पूर्वे ने मंगलवार को केवटी के कोयला स्थान से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की एवं जनता जनार्दन को 15 अप्रैल को नामांकन में आने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर राजू पूर्वे, सुनील गड़ाई सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अभियान करते हुए मैं जिला परिषद भवन में आज मैं बैठक रखा हूँ कार्यकर्ताओं का। वो रास्ते में लोग मिलते जुलते लोगों से मैं मधुबनी के जिला परिषद भवन में पहुँचूँगा। क्या प्राथमिकता है, क्या चुनावी मुद्दा रहेगा कि यहाँ जो स्थिति है मधुबनी की जनता के साथ, जो हमारे सांसद वर्तमान सांसद है, 4 बार के सांसद रह चुके हैं, फिर भी हमारे मधुबनी का विकास नहीं हो सका, और मैं प्रयास करूँगा कि मधुबनी का विकास करूँ। क्या हुआ था, क्या आपके क्या है? बस स्टैंड है, चीनी मिल है, वहाँ न मेडिकल कॉलेज अच्छा है, न पॉलिटेक्निक है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये सब चीज़ 4 बार के सांसद होने के बावजूद भी उन्होंने कोई व्यवस्था मधुबनी की जनता के साथ नहीं दिया। हमारा विश्वास भरोसा है कि मधुबनी की जनता में जीत के भेजेगी और मैं जनता के साथ खरा उतरूँगा। 15 को नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं जनता से? जनता से अपील है कि सभी लोग हमारे नॉमिनेशन में साथ आवे और हमें आशीर्वाद दें कि मैं जनमानस के साथ मैं नॉमिनेशन करूँगा, हमें जीत मिलेगी, मुझे विश्वास है। दरभंगा
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नामांकन का कार्य मंगलवार को समाप्त हो गया। समाहरणालय में दलीय एवं निर्दलीय 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें मुख्यतः एनडीए गठबंधन से गोपाल जी ठाकुर, महागठबंधन से अब्दुल वारिस सिद्दीकी, बसपा से मोहम्मद मुख्तार राइन शामिल है। क्या बोले बोलिए। ये क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? मेरा तो विकास का मुद्दा रहेगा, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जो नहीं अभी तक मिला, वंचित हर वर्ग का आदमी जो वंचित हो गया है उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक। कौन से पार्टी से चुनाव? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। क्या नाम हुआ? अब्दुल अजीज। क्या सब नहीं विकास हुआ है इस क्षेत्र में? जो देखिए रहे हैं कि रोड पर चलते हैं तो गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल भी आपकी गिरती है, हम भी गिर जाते हैं। ये क्या विकास हुआ? रोड जाम होता है तो घंटों घंटों आदमी परेशान रहता है। आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? मेरा विकास से मुख्य मुद्दा होगा, जो भी हमको फंड मिलेगा 2 करोड़ रुपये हम विकास में लगा देंगे सालाना। अजीज की देखे तू? अब्दुल अजीज। कुछ नहीं हूँ, समाज सेवी के रूप में महिला हूँ। आप चुनाव लड़े जो थे सब पंचायत का और मुखिया समिति प्रमुख। जी। कौन सी पार्टी से नॉमिनेशन किए हैं? जनहित किसान पार्टी चलते हुए ट्रैक्टर छाप। क्या रहेगा चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा जनमन वोटर के साथ लेकर के मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौरसिया श्याम सुंदर दास दरभंगा जिला 14 का सेवा करने के लिए हमको प्रत्याशी बनाया है। पार्टी का जो एजेंडा होगा मैं उसको लागू करके मैं चलूँगी। जीतते हैं तो क्या सब करेंगे? इनका मुद्दा है जो सब दिन जनता जनहित किसान पार्टी का मुद्दा है, जो सब दिन सारे नेता आकर के वादा कर जाते हैं, वादा में फेल उतरते हैं और हाउस में जाकर के झगड़ा करते हैं, सही सलामत जो है सो लागू नहीं कर पाते हैं। मैं निष्ठापूर्वक जीत करके जनता और किसानों की और गरीब गुरबा के हित में मैं काम करूंगी। क्या नाम हुआ? अंजू देवी। कौन सी पार्टी? चौरसिया। कौन सी पार्टी से? जनहित किसान पार्टी चलते हुए ट्रैक्टर किसान। नामांकन हुआ है 2 सेट में। माननीय मंत्री श्री मदन साहनी जी एक प्रस्तावक थे, नगर के विधायक माननीय श्री संजय सरावगी जी एक प्रस्तावक थे। 2 सेट में आज हमने नामांकन एनडीए प्रत्याशी के रूप में किया है। 2 सेट में फिर आगे हमको नामांकन करना है। आज आप देख रहे हैं इस नामांकन में जो एनडीए प्रत्याशी के रूप में मुझे चयन किया गया है, संपूर्ण दरभंगा जिला ही नहीं संपूर्ण मिथिला के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। लोगों में अति उत्साह है, अति खुशी है। जो एक गरीब के बेटे को आदरणीय प्रधानमंत्री जो स्वयं चाय बेचने वाले के बेटे रहे, स्वयं चाय बेचे, आज यह निर्णय इस क्षेत्र में मुझे प्रत्याशी बना करके करोड़ों देश के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह बढ़ा दिए हैं और लोगों को लग रहा है जो काम करने से काम करने वालों को ही एमपी, एमएलए और प्रधानमंत्री तक जा सकता है। यह एक उदाहरण दरभंगा संसदीय क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बना करके दिखाने का। 3 मुद्दों के साथ जा रहे हैं जनता। आज भाजपा के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री गोपाल नारायण सिंह और राज्यसभा सदस्य मेरे नामांकन में साथ थे। बाहर में बैठे समर्थक में हमारे विधायक हायाघाट माननीय श्री अमरनाथ गामी जी, विधान पार्षद प्रदेश मंत्री श्री अर्जुन साहनी जी, सबके सब लोग आज नामांकन करके जा रहे हैं। क्या प्राथमिकता होगी? क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मेरा मुद्दा होगा दलित, महादलित, पिछड़ा
अल्पसंख्यकों जो नीचे लोग जा रहे हैं, जो ऊपर लोग के भाग रहे हैं, इनको साथ देकर के आगे बढ़ाना हमारा ये उद्देश्य है। और मायावती भी हमारी टिकट दिया, जो नेशनल पार्टी है वो चाहती है कि जो हमारे दबे कुचले हैं उनका सम्मान हो और समाधिकार मिले। लेकिन यहाँ अधिकार नहीं मिला, इसलिए हमको भेजा गया है कि इसके अधिकार के लिए आपको मर मिटना है और जनता को आगे बढ़ाना है। क्या कर रहा हूँ और मेरा ये सपना है और हमारा पार्टी का सपना है कि ये पार्टी जिंदगी भर लड़ा है और गरीबों के लिए लड़ा है और मैं भी लड़ता रहूंगा। और दरभंगा जिला में ऐतिहासिक मानो जो आज नॉमिनेशन होगी, जिसके लिए हमारा जन समर्थक हर जगह स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। क्या क्षेत्र में नामांकन है, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरा नाम अमरजी पासवान, अमरजी अम्बेडकर है। 2 सेट में हम लोग नॉमिनेशन किए हैं। क्या चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, संविधान बचाओ, महिला पे अत्याचार नहीं चाहिए, दलितों पे उत्पीड़न होता है। अशोक पोद्दार जी, दूसरे प्रस्तावक हैं जय किशोर यादव, पुराने समाजवादी नेता हैं, और तीसरे प्रस्तावक हैं संजय कुमार सिंह, और चौथे प्रस्तावक हैं तारिक। क्या कहेंगे, किस तरह जीत की नैया पार लगेगी आपके? क्या चुनावी मुद्दा के साथ सर जनता के बीच जाके वोट लेंगे? बात असल ऐसा है कि देश, पहले सवाल का जवाब हुआ नहीं, आगे बढ़े। जी सर बताएं। देश बहुत ही खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है, और जब जनतंत्र है, संविधान है अपना, तो हर 5 साल पे चुनाव होता है और देश के मतदाताओं को विचार से जुड़ने का, अपने विचार को जिताने का अवसर मिलता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी साक्षी महाराज ने जो यह बयान दिया कि यह आखिरी चुनाव है 2019 का, यानी कि 2024 से चुनाव नहीं होगा, तो 2024 से चुनाव नहीं होने का जो उन्होंने बयान दिया, तो कोई भी शीर्षस्थ नेता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का इसको खंडन नहीं किया। तो जब संविधान में हमें अधिकार मिला है हर 5 साल पे सरकार बनाने का, तो यह जो बयान है यह इस बात का संकेत है कि आम जनता का वोट के अधिकार से महरूम किए जाने की साजिश की जा रही है। यह साजिश की जा रही है कि संविधान में उलटफेर करके जो डेमोक्रेसी 4 जो प्रियम्बुल है, जिसमें सॉवरेन इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, सेकुलर इंडिया और सोशलिस्ट इंडिया, तो ये डेमोक्रेटिक इंडिया, सेकुलर इंडिया और सोशलिस्ट इंडिया को खत्म करना चाहते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मंगलवार को अललपट्टी स्थित पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि आम लोगों को जान बचाने हेतु दुर्घटना के 1 घंटे के अंदर मरीजों को लाया जाए तो उसे जान बचाया जा सकता है और 1 घंटे का इलाज हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क होगा। इस हेल्थ डे के अवसर पे जो हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम समाज को ये बता सकें कि वी आर विद देम, हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ भी हम ये इस लॉन्चिंग का, ये जो इमरजेंसी फ्री 1 आवर इमरजेंसी लॉन्चिंग का जो हमारा मेन मकसद है वो एक ही है कि लोगों का जो पहला एक्सीडेंट हो, कुछ भी ट्रॉमा हो, उसके बाद का जो पहला 1 घंटा है वो आप हमें दीजिए, जिससे हम आपकी जान को बचा सकें। उसके बाद आप टोटली फ्री हैं कि आप अपने पेशेंट को कैसे, कहाँ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। दैट फर्स्ट आवर विल बी फ्री ट्रीटमेंट फ्रॉम आवर साइड। उसमें क्या एवरीथिंग इज फ्री? नो, इन दैट all the doctors charges will be free, the bed charges will be free, life saving medicines will be free,
है ना। इफ एनी इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड दैट विल बी इन कंसेशन प्राइस, दैट्स ऑल। और 1 घंटे के बाद, उसके बाद 1 घंटा पेशेंट या उनके अटेंडेंट का डिसीजन होगा कि वो हमारे साथ एडमिशन होके हमारे साथ रहना चाहते हैं या वो किसी और जगह मूव करना चाहते हैं। उसके बाद चार्जेस कुछ उसमें जो अगर वो मूव कर जाते हैं तो दैट वो जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ के जो चार्जेस होंगे दैट दे विल पे। और उसके बाद अगर वो हमारे साथ स्टे करते हैं तो उनको पूरे चार्जेस, हमारे मैक्सिमम प्रोसीजर जो है वो पैकेज बेस्ड होती हैं, वो उनको बता दी जाएंगे कि ये पैकेजेस हैं। सर, ये पारस की ओर से ये पहला ऑफर है या इससे पहले भी किसी शहर में इस तरह का योजना की शुरुआत हो चुकी है? ये सेम ऑफर हम लोगों ने पारस पटना में भी लॉन्च किया हुआ था, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। वहाँ के बहुत से लोगों को उस चीज़ की बहुत मदद मिली। उसके बाद हम लोगों ने वही चीज़ को अब दरभंगा में लॉन्च किया है। कितने दिनों के लिए ये स्कीम होगी? अभी तो इसका कोई अंत समय नहीं है, जब तक हॉस्पिटल है तब तक कोशिश तो रहेगी, जब तक आप लोगों का सहयोग है तब तक। और ये आंखों के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत सीरियस चीजें कर सकती है। आंखें हमारे शरीर की एक बहुत ही नाजुक अंग है और इसमें ये केवल मांसपेशियों से बना है, इसमें हड्डी का भी बहुत रोल नहीं है। तो और आंखों से ही व्यक्ति इस संसार को देख पाता है। तो इसमें 2 तरह से ट्रॉमा हो सकता है, 2 तरह से क्षति पहुंच सकती है। एक होता है जो आंखों के कॉस्मेटिक चीजों से हो और एक होता है अंदरूनी आंख की क्षति। कॉस्मेटिक से मतलब है कि आंख की पलक का कटना या फिर आंसू की नली का कट जाना नाक के हिस्से से, इन सबको ऑपरेशन के थ्रू जोड़ा जा सकता है। और क्योंकि चेहरे का एक बहुत ही अमूल्य अंग है आँख, और मरीज की अगर आँख अच्छी नहीं हो और वो देखने में थोड़ा सा उसे अच्छा ना लगे तो वो डिप्रेशन के शिकार भी कई बार हो जाते हैं। तो इसीलिए कॉस्मेटिक करेक्शन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अनदर थिंग इज फंक्शनैलिटी। आँख के लिए दूसरी चीज है कि आँख का फंक्शन। आँख का मुख्य चीज होता है रेटिना। ये सारे आँख के मुख्य भाग होते हैं जो कि देखने के लिए जरूरी है। कॉर्निया एक कांच की तरह है जो हमारे आँख के ऊपर होता है और इसमें क्षति पहुंचने से हमारी दृष्टि प्रभावित होती है। इसी तरह से आँख का लेंस है जो कि चोट लगने से गिर सकता है या टेढ़ा हो सकता है। पर सबसे जरूरी जो भाग होता है आँख का वो है आँखों का पर्दा, जिससे कि हम इस दुनिया को देख पाते हैं। आँखों के पर्दे की चोट एक इमरजेंसी चोट होती है और इसको हमें सही समय पे अगर सही उपचार नहीं किया गया तो इंसान जिंदगी भर के लिए अपनी दृष्टि खो सकता है। तो सबसे पहले अगर नाक पे फोकस करें तो नाक में हड्डी टूटना बड़ा ही आम समस्या है। नाक की हड्डी टूटना, टेढ़ी बड़ी हो जाना, नाक के टुकड़े टुकड़े हो जाना, फंक्शनैलिटी प्रॉब्लम होना, सांस लेने में दिक्कत आना और देखने में भी दिक्कत होना। ईएनटी में भी 2 भाग में इसको बांटा जाए, कॉस्मेसिस और फंक्शनैलिटी। देखने में कैसा लग रहा है और मरीज को फंक्शनैलिटी वाइज उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो उस तरह से। तो जब कोई मरीज हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो हमें डिसीजंस दोनों तरह से लेने होते हैं। भाई उसको देखने में भी अच्छा रहे आगे के लिए और उसको आगे जिंदगी में अपनी कोई दिक्कत ना आए, कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो नाक में अगर हड्डी टूटती है तो उन्हें हमें कई बार इमीडिएटली सर्जरी करने की जरूरत होती है, नहीं तो वो टेढ़ी हड्डी ऑसिफाई होकर के जम जाती है तो उसको बाद में बड़ा कठिन सर्जरी राइनोप्लास्टी से उसको ठीक करना पड़ता है। अंदर नाक में अंदर कोई मांस अगर बढ़ गया हो या फिर अगर टेढ़ा हो गया हो फटने के कारण, उसका भी ऑपरेशन इंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी इंडोस्कोपिक विधि के द्वारा किया जाता है और इंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों मिला करके हम लोग नाक का ऑपरेशन करते हैं। ब्लीडिंग भी काफ़ी कॉमन होता है, इसमें मरीज लेके आते हैं जिसको रोकना पड़ता है इंडोस्कोपिक विधि से। उसके बाद कान में अगर चोट लगे तो कान में भी सबसे जरूरी चीज़ है कनपट्टी की जो हड्डी होती है जिसको कहते हैं टेम्पोरल बोन। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सबसे बड़ी इंजरी होती है हेड इंजरी में कि टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर होता है। अगर टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक सिधाई में एक क्रॉस सेक्शनल। दोनों के अपने अपने प्रेजेंटेशन होते हैं। एक तरह में होता है कि अगर हड्डी टूट गई है और उसके अंदर फेशियल नर्व जो कि हमारे चेहरे की नस है वो दब गई है तो मरीज का चेहरा टेढ़ा हो जाएगा। मरीज इमीडिएटली अपनी सुनने की शक्ति खो भी सकता है। कई बार चेहरे की नस दबने के कारण हमें इमरजेंसी फेशियल नर्व डिकम्प्रेशन जैसी सर्जरी भी करनी पड़ती है, जिसमें कि हमें चेहरे की नस को
जो हड्डी के टुकड़े उसको दबा रहे हैं उससे रिलीज करना पड़ेगा ताकि वो सही तरह से काम कर सके। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की अगर हम बिहार सिनेरियो की बात करें, 2016 की रेशियो है 4900 पीपल डेथ हुए हैं आरटीए का, और जो 2017-18 की बात कर रहा हूँ तो अप्रॉक्स 5200 वो इंक्रीज ही कर रहा है, वो डिक्रीज नहीं कर रहा है। इमरजेंसी एक सबसे सेंट्रल एक जगह होती है जो गोल्डन आवर में, जिस तरह कि सर ने बताया कि अगर 2 से 3 घंटे के अंदर में अगर पेशेंट यहाँ पहुँच रहा है, और हमारी जो पारस की इमरजेंसी है वेल इक्विप्ड इमरजेंसी है, बगल में रेडियोलॉजी की सारी डिपार्टमेंट है, सीटी हो, एक्सरे हो, यूएसजी हो, जो कि बहुत जरूरी होती है किसी पेशेंट के लिए। अगर एब्डोमिनल इंजरी है तो उस समय में यूएसजी होनी बहुत जरूरत होती है, तो उसके लिए कहीं ट्रेवल ना करना पड़े पेशेंट को। सीटी की जरूरत होती है कि कोई हेड इंजरी ना हो, और मल्टीपल बोन इंजरी के कारण एक्सरे के कारण, और एक एडवांस ट्रॉमेटिक लैब सपोर्ट एक है, ये अमेरिकन ये इंस्टीट्यूट की एक गाइडलाइन है। उस हिसाब से पहले हम लोग को देखना होता है ABC किसी भी मरीज की, A फॉर एयरवे को हम लोग को मैनेज करना है, B फॉर ब्रीदिंग, उसकी ब्रीदिंग को देखनी है, C फॉर सर्कुलेशन, जहाँ की हेमरेज हो रही है हम लोग को उसको कंट्रोल करना है। तो इमरजेंसी की रोल ये है कि कोई भी पेशेंट आए तो उसको जल्द से जल्द ट्रायल बेसिस पे हम लोग स्टेबल करें, और फर्दर जो हमारे पास जो स्पेशलिटी है, ऑर्थो है, न्यूरोसर्जरी है, डेंटल है, ENT है, आई है, फर्दर सबसे कम्युनिकेट करें, और सारे के सारे डॉक्टर सारे एक छत के नीचे हो। ये खुशी की बात है अपने मिथिलांचल की। इवेंट में कहूँगा गंगा के इस पार की कि अपने पारस में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। थैंक यू। वो एक्सीडेंट पे साइट पे पड़ा हुआ है, वो इमरजेंसी टेक्नीशियन जो है उसको उस बहुत सक्षम तरीके से उसको एम्बुलेंस में ले आता है, वो सारी चीजें जानता है, कैसे उसको लाइफ सपोर्ट थोड़ी सी मतलब एम्बुलेंस चार्ज इज इंक्लूडेड और नॉट? नहीं, नॉट इंक्लूडेड। Within 10 kilometers not included। 10 किलोमीटर के अंदर आता है तो चार्जेबल नहीं है। 10 किलोमीटर के चार्ज how much cost? It will be according to kilometer cost। Free investigations excluded, OT excluded। अस्पताल पहुंचने के बाद 1 घंटा एम्बुलेंस का जो 10 किलोमीटर की रेडियस है अस्पताल से, वहां से पिकअप करने का फ्री। और एम्बुलेंस जब अस्पताल में पहुंचेगी वहां से 1 घंटा फ्री। इसमें OT चार्जेबल है आपके सारे। हाँ जी, 1 घंटा 2 घंटा की अस्पताल आपको किसी तरह से क्वेश्चन नहीं करेगी, पुलिस भी उसे किसी तरह की क्वेश्चन नहीं करेगी। ये तो मीडिया वाले अच्छे तरह जानते हैं। 1 घंटा में अगर मान लीजिए उसका कोई पेशेंट होश में आएगा तब ही बता पाएगा, बता भी नहीं पाता है, अकेला वो है तो उसको हम स्टेबलाइज कर लेंगे, फिर हम लोग पुलिस इन्फॉर्म करते हैं, वो जिस एरिया से पिकअप हुआ है वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ ही जाती है, तब तक स्टेबलाइज है। खर्चा भी नहीं पहुँचाते हैं तब तक आप लोग उतना खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।